आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट देख लिया था, ठीक है। अच्छा, सैचुरेशन करंट याद है क्या होता है? कैथोड से जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलता था तो जितने इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी रहती थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो भी रहती थी, वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता था, एनोड उसको कलेक्ट कर लेता था, इसीलिए एनोड को हम कलेक्टर बोलते थे। और जितना एनोड का पोटेंशियल हम बढ़ाते गए मैक्सिमम जितना करंट जा सकता था, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता था एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक, वो जो मैक्सिमम करंट इसी सर्किट में था, दैट इज कॉल्ड योर सैचुरेशन करंट, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसको बोलते थे E माइनस पाई, यहां कर दिए थे कि दी हुई एनर्जी, आप जो एनर्जी देते हो दैट इज E, और आधी एनर्जी खर्च हो जाती है वर्क फंक्शन में और आधी एनर्जी चली जाती है उसके काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर भेज दो, तो टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही आपका बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनता है। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताइए, तो बेसिकली यही इक्वेशन है, बेसिकली यही आपका इक्वेशन है, ठीक है, जो अभी आप ड्राइव करोगे। एक बार फिर से करा देंगे, ध्यान रखना। दूसरी बात बोले थे कि इंटेंसिटी जगह बोलता है आपसे, तो आप क्लियर रखिएगा कि वहां बात नंबर ऑफ फोटॉन की हो रही है। किसी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है वहां नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकल रहे हैं। आप टॉर्च अपनी आंख पे लगाइए और आप ट्रक का हेडलाइट लगाइए, तो ट्रक की हेडलाइट आपको ज्यादा तेज लगेगी क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ फोटॉन उसमें ज्यादा है। दूसरा, अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका क्या रहेगा, एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोलता है कि इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को आप हमेशा मेजर करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन में, और जब लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही होगी तो उसको मेजर करेंगे आप एनर्जी में। कोई कह दिया कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या कोई कह दिया कि इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब उसका एनर्जी कम है। तो ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी एक साथ आप रिलेट करोगे, और इंटेंसिटी हमेशा नंबर ऑफ फोटॉन के साथ होगा, ठीक। लास्ट में कल बोले थे कि एनोड का मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है उसी को क्या बोले थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एनोड का मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल जो होता था, जिसपे करंट सबसे मैक्सिमम जाता था, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, ठीक। तो ये आपका डरा हो गया था। बाकी उसके बाद आपने एक क्वेश्चन, ये ग्राफ ड्रॉ किया था, इस पे पेपर में ग्राफ आएगा कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और कलेक्टर प्लेट के बीच के ग्राफ ध्यान से रखिएगा। इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका सैचुरेशन करंट भी ज्यादा होगा, जिसकी इंटेंसिटी कम होगी उसका सैचुरेशन करंट भी कम हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीछे कुछ लॉज दिए गए थे। जनरली आपसे पेपर पूछा जाएगा कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक्सप्लेन कर दो, या 2-3 नंबर में आपसे पूछेंगे, ठीक। तो जो अभी तक पढ़े हो बस उसी को लैंग्वेज में, ठीक है। On the basis of the experimental results on photoelectric effect, Lenard and Millikan gave the following laws of photoelectric emission. तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेनार्ड और मिलिकन ने इस पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ चीजें कंक्लूड किया, और कंक्लूड करके आपको कुछ लॉज उन्होंने प्रपोज करके दिए, ठीक। पहला, फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल and frequency of incident radiation, the photoelectric current or number of photons ejected per second is directly proportional to the proportional to the intensity of incident light. Clear cut ये कहे कि जितनी ज्यादा इस लाइट की इंटेंसिटी होगी, अब समझो, जितनी ज्यादा इस लाइट की इंटेंसिटी होगी इसका मतलब है उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन आएगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन आएगा उतना ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से इजेक्ट होंगे, और जितना ज्यादा इजेक्ट होंगे उतना ज्यादा फोटो करंट आएगा। तो पहला लॉज उन्होंने ये प्रपोज किया। दूसरा, फॉर ए गिवन मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent of its intensity. ये कल वाले में भी देखे थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी के वो इंडिपेंडेंट होता है। बेसिकली वो प्रोपोर्शनलिटी किसकी आएगी, इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन, उतना ज्यादा यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन, और उतना ज्यादा फोटो करंट निकलेगा आपको, ठीक। For a given frequency of the incident radiation below which no emission of photoelectric takes place, this frequency is called threshold frequency. आप जान रहे हो, threshold frequency वो frequency होती थी जिसके नीचे कोई भी मेटल अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने नहीं देगा। यानी आपको किसी भी मेटल के सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी आपको देनी पड़ेगी। The photoelectric emission is an instantaneous process. ये लाइन याद रखिएगा, पूछेगा What is a photoelectric emission is an
इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, एवरेज प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट रैंडम होता जाएगा, एट इंस्टेंट तुरंत जल्दी होता जाएगा। ये इंतजार नहीं करेगा इंटेंसिटी की लाइट पड़ी तो तुरंत निकल जाएगा, वो इंतजार नहीं करेगा इसी का कि किसी उसको बस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिला घर छोड़ देगा वो। उसको ये नहीं है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सामने कोई बैठा है हमको लेने के लिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं, पड़ा हम घर छोड़ दिए तुरंत। ये है the time lag between the incidence of radiation and emission of photoelectron is very small। अब ये समझो, लाइट का इंसिडेंट होना और यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना, दोनों को बीच में कुछ तो टाइम वो लगेगा ही। भाई पहले लाइट गिरेगा, अब लाइट गिरेगा तो फिर जब इंटेंसिटी वो मेजर करेगा कि हाँ मेरी उतनी है कि नहीं, उतनी होगी तभी तो मेटल के सरफेस से ये गिरना और निकलने के बीच में जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब उधर गिरा नहीं, उधर इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज वेरी स्मॉल। दोनों के बीच में टाइम लैग बहुत कम होता है, लेस देन 10 to the power -9 सेकंड। मतलब 10 to the power -9 सेकंड से भी नीचे का समय लगता है उसको निकलने के लिए। इवन व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सट्रीमली डिम, अगर चाहे इंसिडेंट रेडिएशन भले डिम ही क्यों ना हो, मतलब आपकी उसकी पावर बहुत ज्यादा भी नहीं रखते होगे, डिम रखते होगे, तो भी वो उतना ज्यादा समय नहीं लेगा। मतलब इधर गिरा और उधर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ठीक, मोस्ट पूछा जाने वाला सवाल ये टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए पेपर में, क्योंकि यही आपसे पूछेंगे इसमें। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो न्यूमेरिकल आएगा पहला पोर्शन यही है न्यूमेरिकल का, इन्हीं के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछेगा, और बाकी थ्योरेटिकल तो पूछेगा। आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक। अब आइंस्टीन देखो, लेनार्ड और मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट कर दिया वो करके, लेकिन ये लोग उतने फेमस नहीं थे कि जितना होना चाहिए, उतने फेमस ये लोग नहीं थे। तो कर तो दिए, सब सही किए। आप ये सोचिए, अगर कोई काम कोई कर रहा है और उसके सपोर्ट में कोई पॉपुलर आदमी, कोई फेमस आदमी सपोर्ट कर दे, तो उस थ्योरी का वजन थोड़ा सा क्या हो जाएगा। कोई चुनाव लड़ रहा है और उसका सपोर्ट कोई पहले से पावरफुल आदमी अगर कर दे, तो शायद उसके चुनाव जीतने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि आइंस्टीन एक नामे जाने साइंटिस्ट थे, तो लेनार्ड और मिलिकन ने पूरा किया, लॉस प्रपोज किया, सब सही बताया, लेकिन एक बार फिर से आइंस्टीन ने उस थ्योरी को फिर से पढ़ा, क्रॉस चेक किया, और उसके बाद फिर से उन्होंने थ्योरी अपना प्रपोज करवाया, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक कह सकते हो जान मिल गई थ्योरी को, क्योंकि उसको टच करने वाला और उसको बताने वाला खुद अपने आप में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक एक हद तक सही हुआ। और फोटो इलेक्ट्रिक, आप ये जो प्रोसेस है ये आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप लाइट को कौन सा नेचर मान के चलेंगे। दो ही नेचर है, पार्टिकल नेचर। याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली when light behaves या light assumed as a particle nature, तभी एक्सप्लेन कर पाओगे इसको। यानी कि आइंस्टीन ने भी लाइट को क्या माना था, पार्टिकल। वो बाद में उन्होंने फिर वेव के सपोर्ट में आके कहे थे कि जो लाइट होता है वो बेसिकली डुअल नेचर होता है। तो आइंस्टीन, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइंस्टीन ने सपोर्ट किसका कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक का सपोर्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने बस सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने बाद में एक क्लियर कट बोला उन्होंने भी कि लाइट पार्टिकल के साथ साथ लाइट वेव नेचर भी होता है, मतलब लाइट दोनों नेचर शो करता है। ठीक है। In 1906, Albert Einstein explained the various laws of photoelectric emission on the basis of Planck's quantum theory। Planck ने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी, उसके बेसिस पे इन्होंने भी कुछ चीजें बताई, जैसे लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। पहले बता दिए थे कि जो लाइट होता है वो बेसिकली एनर्जी का छोटा छोटा क्या होता है, पैकेट होता है, जिसको उन्होंने क्वांटा नाम दिया। 1 क्वांटा ऑफ लाइट रेडिएशन इज इक्वल अ फोटॉन। और एक क्वांटा मतलब एक पार्ले का बिस्कुट एक क्वांटा हो गया या एक फोटॉन हो गया, वही कह रहे थे। विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। और एक क्वांटा या जो एक फोटॉन है उसकी स्पीड क्या होती है, जितनी लाइट की स्पीड होती है। तो अब एक क्वांटा, एक पार्ले खाते हो तो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली एक क्वांटा अगर आपके बॉडी में जाती है तो आपको E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी मिलेगी। ये बताए थे कि अगर एक फोटॉन आपके पास प्रेजेंट है, चाहे एक फोटॉन बोलो चाहे एक क्वांटा बोलो, तो आपको बेसिकली जो एनर्जी मिलेगी वो कितना मिलेगा, H न्यू, यही मिलेगा। मतलब आप इमेजिन कर लो, पार्ले बिस्कुट एक खाओगे तो उसमें जय पार्ले बिस्कुट होगा, 4-5 रहता है आजकल। सोचिए एक जमाने में 5 रुपए का 23 बिस्कुट आता था,
23 बिस्कुट, हम उस टाइम के रहे हैं जब पार्ले 5 रुपए का 23 आता था। आज 5 रुपए में 5 की 6 ही आता है, 7 आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। हाँ 8 आता है। सोचो लोगों को ये महंगाई नहीं दिख रही है, महंगाई हो गई है। एक जमाने में 10 रुपए की 10 फुल्की आती थी, आज 10 की 4 फुल्की लेते हैं। ये महंगाई नहीं दिख रही लोगों को, ये लोग अवॉइड कर देते हैं। बताओ ठीक है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू, समझा दिया। तो जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो चाहे आप एक फोटॉन बोलिए या आप एक क्वांटा बोलिए, उस एक फोटॉन और एक की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। ठीक, where h is a Planck constant and v is the frequency of light radiation। तो ये समझा दिया। h जो होता है वो आपका प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड। तो ये आपका होता है वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पहले से गिवन रहेगी। ठीक है, अब जब ये जो लाइट है E इज इक्वल टू एच न्यू वाली जब लाइट है, इसको जब आप किसी भी मेटल सरफेस पे आप इंसिडेंट करवाओगे तो आपने एच न्यू लाइट इंसिडेंट करवा दिया। तो जब इंसिडेंट करवाओगे लाइट गिरेगी, तो मान लो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली थी, तो आधी एनर्जी इसकी कहां चली जाएगी, वर्क फंक्शन में चली जाएगी। तो आधी एनर्जी तो फाई में खर्च हो गई, और जो बची हुई एनर्जी रहेगी उससे वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में ले लेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके वो बाहर हो जाएगा तुरंत। ठीक, फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाय मेटल। ठीक है, ये समझा दिया। Where a photon of energy h nu falls on the metal surface, the energy of photon is absorbed by the electron and is following in two ways। तो जब आप किसी भी मेटल के सरफेस पे जब आप h nu एनर्जी गिराते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दो पार्ट में यूज करता है। पहला, the part of energy is utilized to overcome the surface barrier and come out of the metal surface। This part of energy is called work function। It is expressed as phi is equal to h। तो जो आपका दिया हुआ h nu होता है, उसमें जो पहला पार्ट होता है वो वर्क फंक्शन में चला जाता है। वर्क फंक्शन क्या है कि वो घर से निकल के कहां आ जाएगा, बाहर। तो आप इतनी एनर्जी दीजिए सामने वाले को कि वो अपना घर की चौखट को लांघ के बाहर आ जाए। तो अभी तो वो सिर्फ बाहर ही आया है, अभी उसको चला के लाना भी तो है आपको, तो वो भी चाहिए आपको। तो जो घर से सिर्फ निकल के बाहर चौखट पे आके खड़ा हुआ है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, आपकी वर्क फंक्शन। और इसकी वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। नॉट होता है यही न्यू नॉट आपका कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू गिविंग ए वेलोसिटी v टू द emitted of a photoelectron। This is equal to the maximum kinetic energy of a photoelectron, that is half mv square, where m is the mass of photoelectron। और बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेता है और उसको इजेक्ट होने के लिए यूज कर लेता है। समझ आया? ठीक, चलो। उसके बाद हालांकि वही है, ड्राइव करवा चुका हूं मैं, वही चीज फिर से है यहाँ पे, इसका तो कम पड़ेगा नहीं। अब ये देख लो, ये टोटल एनर्जी आपने E दिया, ठीक है, टोटल एनर्जी आपने E दिया, और जो आपने E एनर्जी दिया उस मेटल सरफेस को, उसमें आधी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में चली गई और आधी एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो अब ये जो E एनर्जी दिए हो, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बस यहीं से आपको घुमा घुमा के ड्राइव करवाना है खाली, जो कि आप पहले ही कर चुके हो, एक बार कर चुके हो। ठीक है, आप इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एच न्यू, इधर आएगा तो माइनस, तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। एच कॉमन कर लो तो अंदर बचा आपका न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ गया काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ। अब हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैक्सिमम वाला, इज इक्वल टू एच, और ये हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हो गई आपका पहला, ठीक है, जिसमें आपका जो आपका एच है, ये जो आपका एच है, तो एच आपका क्या हो गया, प्लांक्स, ये हो गया आपका प्लांक्स कांस्टेंट। न्यू आपका हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसी इक्वेशन को, इस वाले को
इक्वेशन नंबर 1 को, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। तो h इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। 11th क्लास में पढ़ाया जाता था। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सी कॉमन ले लो तो एच कॉमन, सी कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा नॉट इज इक्वल टू, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ। तो जो समझो ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और नीचे वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, बाकी सेम सेम। इसमें जो आपका लेमडा है, तो लेमडा आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, वेवलेंथ, और जो लेमडा नॉट है ये आपका क्या कहलाएगा, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। ठीक, बाकी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा क्योंकि तभी काम निकलेगा। ठीक है, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो ध्यान रखिएगा थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये आपको मिनिमम चाहिए, और थ्रेश होल्ड वेवलेंथ ये आपको मैक्सिमम चाहिए। तभी किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से क्या होगा, इजेक्ट होगा। ये इकलौता कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक आपके पास फॉलो होना चाहिए। समझ आए? हो गया सर। चलो नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी वी, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, और इन्हीं के दोनों के बीच का ग्राफ। ठीक है, चलो उसमें लिखो। चलो पहले लिखो, हेडिंग लिखोगे ना, अब लिखो उसमें मैक्सिमम, लिखते चलो साथ में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किए थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, प्रूफ किए थे ना अभी पीछे, ये हो गया। उसके बाद इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट, देन तो काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में रिलेशन होता है ईवी नॉट। ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये कहीं पीछे शायद लिखवाए नहीं थे, छूट गया था, तो ये थोड़ा रिलेशन में भी आप याद रखिएगा कि उस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेट कैसे करता है, ईवी नॉट पे रिलेट करता है। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब बाई कंपैरिजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट है तो दोनों का राइट भी सेम होगा, तो H न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक, ये हो गया आपका, बाकी सब पता ही है। न्यू इज इक्वल टू आपका लेमडा होता है, तो यहां चाहो तो ये कर सकते हो, एक इक्वेशन इसको ये बन गया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। इफ न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा एंड न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट, तो ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा H न्यू की जगह हो गया C बाई लेमडा माइनस, और न्यू नॉट की जगह हो गया C बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू E वी नॉट। C कॉमन हो जाएगा तो HC अंदर बचेगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में एक रिलेशन ये हो गया।
चलो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब उसके बाद देखो ये रिलेशंस हैं सब, ठीक है, रिलेशंस याद रखिएगा, मतलब स्टार्टर सिर्फ याद रखो उनका, बाकी आपको ड्राइव करने को आएगा, आप जैसे न्यूमेरिकल करेगा वो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना। अभी इसका जो है थोड़ा सा ग्राफ देख लो। अच्छा अभी देखो इसी इक्वेशन से ग्राफ बनवाएंगे, इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये बताओ ई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं नीचे भेज दूं, तो नीचे भेज दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई, और अंदर बचा 1 लैम्डा माइनस 1 अपॉन सी को अंदर वापस भेजो, तो वी नॉट इज इक्वल टू यहाँ बचेगा ई अपॉन, और ये बच जाएगा सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू ई अपॉन एच। अब ये बताओ सी बाई लैम्डा क्या होता था, न्यू, तो न्यू हो गया, माइनस सी बाई लेमडा नॉट क्या होता था, न्यू नॉट होता था, तो ये न्यू नॉट हो गया। अब ये हो गया वी नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एच न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। समझ आ गया, ठीक। चलो ये तो हो गया। अच्छा तुम लोग यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, मैंने तो लिख दिया, आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 ताकि पता रहेगा कहां से लाए हो उसको, ठीक है। अब देखो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जब कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मिल गया। अब आप जरा कोई इसका ग्राफ बनाओ, क्योंकि यही ग्राफ आपसे पूछेगा इसका, इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है। चलो y एक्सिस पर कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मन कहेगा लिख लेना। वी नॉट क्या है तुम्हारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और न्यू नॉट क्या है, थोड़ा वी नॉट और न्यू नॉट में अंदर रखना। न्यू नॉट क्या है तुम्हारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली आप जो ग्राफ बनाने जा रहे हो किसके बीच जा रहे हो बनाने, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच ही जा रहे हो बनाने। अब जरा ध्यान से चेक कर लो पहले, वाई एक्सिस पर कौन रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये हो गया वाई एक्सिस पर वी नॉट, ठीक। अब ये देखो एक्स एक्सिस पर कौन है, न्यू, एक्स एक्सिस पर आपका न्यू हो गया। सी इंटरसेप्ट आपका ये पूरा। अब ध्यान से देखो, ये बताओ इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब देख लो, लिखो इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो अब दो रास्ते हैं, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव हुआ तो ऊपर से होगा, और अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव हुआ तो नीचे से होगा। फिलहाल आप चेक करो, इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे से स्टार्ट होगा। तो नीचे से अगर स्टार्ट होगा तो ये बेसिकली इंटरसेप्ट जो आपका होगा वो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा, और नेगेटिव स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये बनता जाएगा। तो इतना जो ये हिस्सा बना, ये इतना जो बना इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एच न्यू नॉट अपॉन ई, ये इंटरसेप्ट आपका इतना हो गया। उसके बाद क्योंकि ग्राफ फिर यहां से जो ग्राफ है वो स्ट्रेट चला जाएगा। एम क्या होता है, स्लोप की जिम्मेदारी कौन लिया है, एच अपॉन ई, यही तो है आपका, क्योंकि यहां से एंगल क्या बनेगा, थीटा। स्लोप किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा। यहां पे स्लोप कितना है, h अपॉन, तो स्लोप आया h अपॉन ई से, यही पूछा जाएगा, ठीक। दूसरा, ये वो पॉइंट है जहां पर फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों क्या रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी, ठीक। ये बना लो, चलो ये इसको लिख लेना, ठीक है।
कि ये ग्राफ जो आपने बनाया है वो किसके किसके बीच में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो आप फिर से एक बार फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। अब पहले समझ लो, हम फिर से लिखेंगे नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ फिर से लिखोगे। इक्वेशन फोर्थ आपका यही था, आप एक बार भी, आप लोग भी लिख लीजिएगा एक बार। अब सिंपल कुछ नहीं करना, h/c/e ऐसा करो, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहां किए थे ना मल्टीप्लाई, बस इस पूरे टर्म को ले जाके अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, और इसको आगे कर दो थोड़ा, c/λ और माइनस ये हो जाएगा hc/e लैम्डा नॉट। कोई दिक्कत? बस एज इट इज ले जाके दोनों को क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हटाओ, इसका काम नहीं पड़ेगा, इसका काम नहीं पड़ेगा, इसका काम नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो अब जो है v0 इज इक्वल टू hc/e मल्टीप्लाई बाई 1/λ लिख सकते हो कि नहीं, वही चीज तो था, माइनस इसको hc/e लैम्डा नॉट, सेम सेम फिर से वही कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करोगे तो y एक्सिस पर फिर कौन आया, v0। इस बार x एक्सिस पर कौन है, 1/x पर इस बार पूरा पूरा 1/λ है। तो इस बार जो ग्राफ आप बन रहा है 1/λ का हो गया ये। ठीक, और जो स्लोप हो गया इस बार, स्लोप आपका इस बार ये हो गया, वेवलेंथ के टर्म में स्लोप ये हो गया hc/e, ये स्लोप हो गया hc/e, ये स्लोप हो गया। बाकी इंटरसेप्ट आपका hc/e लैम्डा नॉट, तो ये चेंज हो गया hc फिर e लैम्डा नॉट। तो इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 वेवलेंथ का ग्राफ ही बना है। ठीक है, बाकी सेम सेम यहां पे ये वो पॉइंट है जहां पे 1/λ इज इक्वल टू 1/λ नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा बस, बाकी सब सेम सेम है। और यहाँ आप न्यू नॉट की जगह ये लैम्डा नॉट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आपसे पेपर में ग्राफ या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ का या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ग्राफ का डिजाइन दोनों का सेम है, बस दोनों के स्लोप अलग अलग है। अब ये सब एमसीक्यू में आएगा जब आप पेपर दोगे कि द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, चार्ट दे देगा ऐसे, तो वो थोड़ा सा इन सबको ध्यान करके जाइएगा। ठीक, बाकी ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका थोड़ा छोटा छोटा ऐसे एक हेडिंग है बस, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका एज इट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद इंटेंसिटी, उसके बाद तो फोटो सेल है नहीं, डुअल नेचर, डी ब्रॉगली, फिर डेविसन जनरल एक्सपर्ट खत्म। मतलब 2-3 दिन मान लो, 2-3 दिन। ठीक।